नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनर्जी आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स नाम की जो सरकार की एक स्कीम थी, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है और उस पर बैन लगा दिया है। और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के अंदर कई सारी बड़ी मुख्य प्रमुख बातें बोली हैं। तो आज की हम इस वीडियो के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है हम यह समझेंगे और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या आई है इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। यह इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का टॉपिक आपको एचपीएससी और यूपीएससी दोनों ही एग्जाम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। करंट अफेयर का टॉपिक है, 2017 से इसके ऊपर बात चल रही है और अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के चलते ही ये बहुत ही हॉट ब्रिलियंट टॉपिक बन चुका है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि एचपीएससी के मेंस के अंदर या यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वर्डिक्ट क्या हुआ, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम, पॉइंट वाइज इसको लेकर चलेंगे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो थी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है और यूनैनिमस जजमेंट आई है। ये जजमेंट जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजेस का बेंच था उसके द्वारा प्रोवाइड की गई। इस सुप्रीम कोर्ट के बेंच के अंदर जो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो खुद इस बेंच के मेंबर थे और उन्होंने बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है यह राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए को वायलेट करती है, जिसके चलते यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आपकी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करने के लिए एकमात्र बैंक जो है, उसको नए इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करने से मना कर दिया। और इसके साथ साथ एसबीआई को, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि आज तक आपने जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू किए हैं, आपके द्वारा जिस जिस व्यक्ति ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो परचेज किए हैं, इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वह आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करवाइए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए के तहत वॉयलेटिव डिक्लेयर कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। इसके साथ साथ जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसके तहत भी इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, जो कि सभी पक्षों के द्वारा, कह लीजिए, जो भी इसकी मांग कर रहे थे, जो भी प्रेशर ग्रुप, जो भी ऐसी एनजीओज थी जो इसकी डिमांड कर रही थी, उनके लिए, उनके पक्ष में यह फैसला आया है। समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्यों यह फैसला दिया और क्या क्या इस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो इशू था, ये जो 5 जजों की बेंच के सामने जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सबसे पहला जो इशू था, डज द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वायलेट द राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए। यह सबसे पहला क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने था। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस था उसके अंदर ये सवाल पूछा गया और सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ जी, यह जो इलेक्टोरल बोर्ड की स्कीम है यह आर्टिकल 19 1 और ए को वो वायलेट करती है, इसके खिलाफ यह जाती है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिक्लेयर कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो मनी है, यूज ऑफ मनी इन पॉलिटिक्स जो है, इट इज अ वेरी बिग इशू, जिसके चलते जितना पैसा पॉलिटिक्स के अंदर ज्यादा इस्तेमाल होगा उतना ही पॉलिटिक्स के चलते इनइक्वालिटी इंक्रीज होगी। यानी कि एक तरफ तो देश के अंदर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा है वह ज्यादा पैसा इस्तेमाल करके पॉलिटिकल इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं, या अपने जो ज्यादा पैसा है उसको पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करते हैं। फिर वही पॉलिटिकल पार्टीज जो है उस पैसे का इस्तेमाल करती हैं, चुनाव लड़ती हैं, चुनाव लड़कर जीत जाती हैं। जब जीत जाती हैं तो वो उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करती है जिनके द्वारा उनको डोनेशंस प्रोवाइड की गई थी। तो वह व्यक्ति जिसके पास पहले से ही इकोनॉमिक इनक्वालिटी या पैसा बहुत ज्यादा था, अब जब उसकी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ गई है तो अब वो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी भी क्रिएट करेगा। पहले इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से ही पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। और अगर हमको नहीं पता होगा कि कौन सा व्यक्ति किसको कितनी फंडिंग, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके चलते ट्रांसपेरेंसी का इशू, ट्रांसपेरेंसी कम होने के चलते सरकारें जो है वह हो सकता है कि उन लोगों के पक्ष में ही पॉलिसीज बनाती रहे जिनके द्वारा उनको डोनेशन दी जा रही है। तो इस रेशनल के चलते सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 1 ए का हवाला देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया।
इसके साथ साथ जो दूसरा इशू था सुप्रीम कोर्ट के सामने वह था कि इज कर्बिंग सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी इन इलेक्टोरल फाइनेंसिंग अ लेजिटिमेट रीजन टू रिस्ट्रिक्ट द राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि ब्लैक मनी को कम करना इलेक्शंस की फंडिंग के दौरान, इलेक्शन फाइनेंसिंग के दौरान, क्या इस बात के चलते आप राइट टू इंफॉर्मेशन के ऊपर बैन लगा सकते हो कि आप चाहते हो कि इलेक्शंस की फाइनेंसिंग के अंदर काला धन या ब्लैक मनी का इस्तेमाल ना हो, और अगर आप इसको रोकना चाहते हो इसके बदले में क्या आप राइट टू इंफॉर्मेशन के ऊपर बैन लगा दोगे कि हम काला धन रोकना चाहते हैं, इसके चलते हम आपको बताएंगे नहीं कि ये पैसा जो हम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा कर रही हैं ये पैसा कहां से आया है। तो यह एक इशू था। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन के ऊपर रोक लगाना यह भी आर्टिकल 19 के अंदर ही दिया हुआ है। राइट टू इंफॉर्मेशन के ऊपर रोक लगाने के लिए हमारे पास आर्टिकल 19 का क्लोज 2 मौजूद है। उसी के अनुसार ही जो राइट टू इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर सरकार के द्वारा रोक लगाई जा सकती है, जो कि संविधानिक तरीका है। उसके अंदर जो चीजें मेंशन है सिर्फ उन्हीं का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। बट उसमें ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के ऊपर बैन लगा देना या उसको खत्म कर देना, यह संविधान के अंदर नहीं लिखा गया है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यह राइट आर्टिकल 19 क्लोज 2 को फॉलो नहीं करता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो इंफॉर्मेशन के ऊपर, राइट टू इंफॉर्मेशन के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई वह के एस पुट्टुस्वामी केस के वर्डिक्ट के ऊपर खरा नहीं उतरती है, राइट टू प्राइवेसी के मुद्दे के ऊपर खरा नहीं उतरती है, उस रेशनल को जस्टिफाई नहीं करती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम इस स्कीम को, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं। तीसरा इशू है वेदर राइट टू प्राइवेसी ऑफ डोनर इज ए वैलिड ग्राउंड फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द आरटीआई। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने तीसरा सवाल था कि जी, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के चलते जो भी व्यक्ति डोनेशन दे रहा है पॉलिटिकल पार्टी को, उसका राइट टू प्राइवेसी क्या वैलिड ग्राउंड है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को इन्फ्रिंज करने का। तो क्या राइट टू प्राइवेसी ज्यादा बड़ा है या राइट टू इंफॉर्मेशन ज्यादा बड़ा है, वो भी पॉलिटिकल फंडिंग के केस के अंदर। तो इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया वो आया कि राइट टू प्राइवेसी ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन डज नॉट एक्सटेंड टू दोज कॉर्पोरेट कॉन्ट्रीब्यूशंस व्हिच मे बी मेड टू इन्फ्लुएंस पॉलिसीज। इसका मतलब कि हाँ जी, राइट टू प्राइवेसी तो होना चाहिए, इंडिविजुअल्स के लिए होना चाहिए, परंतु ऐसी कॉरपोरेशंस, ऐसी बड़ी बड़ी मल्टी बैगर कंपनीज, एमएनसीज, उनको, उनके द्वारा दिया गया पॉलिटिकल पार्टीज को जो पैसा है वह राइट टू प्राइवेसी के तहत सुप्रीम कोर्ट के अनुसार नहीं आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस पैसे को जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर रही हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आने के बाद इन्हीं कंपनीज के फेवर के अंदर पॉलिसीज बनाएं। तो इसलिए यहां पर राइट टू प्राइवेसी जो है वो लागू नहीं होगा, क्योंकि जनता को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि कौन कौन सी बड़ी कंपनी जो है वह किस पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग प्रोवाइड कर रही है, और क्या वह पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीत जाने के बाद उस कंपनी के पक्ष के अंदर कोई पॉलिसी निर्माण तो नहीं कर रही है। तो इस केस के अंदर राइट टू प्राइवेसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, किसी भी कॉरपोरेट को नहीं मिलना चाहिए। हर कॉरपोरेट को यह बताना होगा कि वह किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी और कब फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है जी। इसके साथ साथ एक सवाल, आखिरी सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने और था, वेदर अनलिमिटेड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन बाय कंपनीज आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्या बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा अनलिमिटेड कंट्रीब्यूशन जो पॉलिटिकल पार्टीज को दी गई है वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यह भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट ने कहा, देखो होता क्या है, कोई भी अगर कंपनी है, अगर वह पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, वह शेयर मार्केट के ऊपर लिस्टेड है, तो उस कंपनी के मालिक जो है वो एक नहीं दो नहीं, वो सभी शेयर होल्डर उस कंपनी के मालिक है जिन्होंने उस कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं। तो कंपनी को वही फैसले लेने चाहिए जो कंपनी के शेयर धारकों के पक्ष के अंदर फैसले हों। और इसी के चलते कंपनीज एक्ट के अंदर पहले ये आर्टिकल, जो कंपनीज एक्ट था उसका सेक्शन 182 जो था वो पहले बोलता था कि कोई भी कंपनी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देगी
तो कितनी डोनेशन दी जा रही है, वह डोनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कंपनी को अपनी बैलेंस शीट के अंदर मेंशन करनी होगी। और इसके साथ साथ वह सिर्फ वही कंपनी ही पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दे सकती है जो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर कम से कम 7.5% मुनाफा कमा पाई है। परंतु जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इंट्रोड्यूस की गई तो उसके साथ साथ सेक्शन 182 क्लोज 3 ऑफ द कंपनी एक्ट जो था उसे चेंज कर दिया गया, जिसके चलते कोई भी कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कितना भी पैसा डोनेट कर सकती है। उसके बारे में उसको अपनी बैलेंस शीट के अंदर मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी, जिसके चलते उसके शेयर धारक जो है उनको नहीं पता लग पाएगा कि उनकी कंपनी किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रही है। तो एक ओपेक सिस्टम क्रिएट कर दिया गया, ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी के शेयर धारकों को पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी किस पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दे रही है, क्योंकि हो सकता है कि कंपनी के द्वारा लिए गए इन फैसलों से कंपनी के शेयर्स के प्राइस के ऊपर असर पड़े और उन शेयर धारकों को नुकसान उठाना पड़े, जबकि उसका इस फंडिंग के अंदर कोई रोल ही नहीं था। तो इसके चलते इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। और उसके साथ साथ जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबको भी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी यह ऑर्डर दिया गया है कि जिस जिस व्यक्ति के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए गए और वो इलेक्टोरल बॉन्ड किस पॉलिटिकल पार्टी ने एनकैश करवाए, वो सारी लिस्ट मार्च के महीने में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने पास मंगवाने के लिए बोला गया है और उसको पब्लिक करने के लिए भी बोला गया है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर थोड़ी सी बातचीत। ऐसे ही हम करंट के कुछ टॉपिक्स भी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा।